वर्दी के दीवाने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज दोपहर 2 बजे से जो टॉपिक वाइज लाइव क्लास होना था, किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो बच्चों, यह जो क्लास है आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क सभी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास का लाभ लेना चाहते हैं और आप अपने बेस को बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं तो तभी होगा जब आप एक क्लास करें और इस क्लास का टॉपिक संबंधित सारा आप नोट्स बनाएं कॉपी में। और मैं वादा करता हूं कि जो जो टॉपिक मैं करवाऊंगा वो 99% चांस है कि उस टॉपिक में आर्मी में प्रश्न पूछा जाता है और बिल्कुल आपका यार जीरो से हीरो बनाने के प्रक्रिया में लगा हूं। सबसे कमजोर विद्यार्थी को दिमाग में रखकर इस क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लोग अगर लाभ लेना चाहते हैं तो नोट्स जरूर बनाएंगे और जो जो इस क्लास को समझ रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे और जिन जिन बच्चों के क्लास अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि त्रिशूल संस्थान का भी मोटिवेशन बना रहे। प्यारे बच्चों, 5 अप्रैल से आपका यार 6 महीने का एक जनरल बैच स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैच रहेगा ये 6 महीने के लिए रहेगा और इसमें बच्चों को इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि संबंधित जो भी कंपटीशन चल रहा है, मान लीजिए कि आपका पैरामिलिट्री हो गया, पैरामिलिट्री में आपका यार ट्रेड्समैन का हो गया, उसके बाद यार आपका अग्निवीर का हो गया। तो एक ऐसा सिलेबस को लेकर इसमें चला जाएगा जिसमें बच्चे सब सब्जेक्ट अपना बेहतरीन कर लें, अपना मैथ बेहतरीन कर लें, अपना जीके जीएस बेहतरीन कर लें, अपना रीजनिंग बेहतरीन कर लें, अपना हिंदी बेहतरीन कर लें और जो बच्चा अपना इंग्लिश भी बेहतरीन करना चाहता है तो इंग्लिश का भी क्लास होगा, अपने इंग्लिश को बेहतरीन कर लें। और जो विद्यार्थी ये 5 सब्जेक्ट को बेहतरीन कर लेगा उसके लिए हर 2 महीने बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का संभावना है। तो जो बच्चे ये 6 महीने का जो बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, इस बेसिक क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके इस इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल कर लें। अब आते हैं मुद्दे की बात। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पहला टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है यार आपका वायुमंडल। वायुमंडल। तो पहले टॉपिक को समझेंगे और समझने के बाद इस टॉपिक पर हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे। देखिए, हमेशा चाहे आप जीडी रहिए, ट्रेड्समैन रहिए, क्लर्क रहिए, टेक्निकल रहिए, नर्सिंग रहिए, आपको यार वायुमंडल से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों, एक प्रश्न कर ले पक्का। कैसे होगा पक्का? अब हम जब सेट लगाते हैं तो देखिए उससे आपका यार औकात पता लगा कि हमारा कितना सही जा रहा है। लेकिन यार मान लीजिए किसी का 25 सही जाता है, किसी का 30 जाता है, किसी का 35 जाता है, किसी का 40 भी जाता है, किसी का 45 भी जाता है। लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ने से आपके अंदर यार कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप बेहतरीन तरीके से सारा समझकर कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का यार वायुमंडल और इसका नोट्स पक्का बनाइएगा। तो पहला बात समझिए कि क्या है वायुमंडल। तो प्यारे बच्चों, आपका ये यार पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ यार हवा का आवरण है। पृथ्वी के चारों तरफ आपका यार हवा का क्या है? आवरण है। आवरण है। तो पृथ्वी के चारों तरफ ये जो हवा का आवरण है, इसी आवरण को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। बेसिक चीज आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वो नाइट्रोजन है और सब बच्चा जान रहा है कि 78%। दूसरा जो गैस है, दूसरे नंबर का जो गैस है वो आपका ऑक्सीजन है और वे है आपको करीब 21%। हमारे वायुमंडल का जो तीसरा गैस है, हमारे वायुमंडल का जो तीसरा गैस है यह है यार आर्गन। आर्गन
नोट करेंगे। हमारे वायुमंडल का जो तीसरा गैस है वो क्या है? आर्गन। और आर्गन का परसेंट है 0.93%। आर्गन का परसेंट कितना है? 0.93%। और प्यारे बच्चों, हमारे वायुमंडल का जो चौथा गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आप सब जान रहे हैं 0.03%। 0.03%। तो पहला चीज क्या जाने कि पृथ्वी, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के जो आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब एक चीज आप दिमाग में सोचिए कि जो भारी चीज है, कोई भी चीज जो भारी रहेगा वो कहां रहेगा? नीचे। और जो हल्का रहेगा वो कहां रहेगा? ऊपर। तो हमारे वायुमंडल में भी जितने भी भारी गैस हैं वो नीचे हैं, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर और सबसे हल्का सबसे ऊपर। मतलब क्या कि हमारे वायुमंडल में सभी जगह एक जैसा गैस नहीं है। इसमें यार सभी जगह एक जैसा गैस नहीं है। नीचे ई वाला लेयर है तो यार इसमें हल्का है, आगे वाला लेयर में यार ये सबसे भारी है, इससे ऊपर वाला लेयर में आपको यार उससे थोड़ा सा हल्का। तो बेसिक चीज यहां से याद रखना है कि भारी नीचे और हल्का ऊपर। अब भारी नीचे है बच्चों और हल्का ऊपर है और एक जैसा गैस नहीं है तो सभी गैसों का स्वभाव अलग अलग होता है। और जब सभी गैसों का स्वभाव अलग अलग है तो हमारे वायुमंडल को भी विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो आते हैं यहां, देखिए हमारे वायुमंडल का जो पहला मंडल है, जो पहला परत है, इसे हम कहते हैं यार क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब क्षोभ मंडल से हमें क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, कितना हमको याद कर लेना है, कितना समझ लेना है कि कैसे भी पूछो हम फंसेंगे नहीं। तो पहला चीज कि सबसे भारी गैस कहां? सबसे आपका यार भारी गैस कहां मिलेगा बच्चों? तो क्षोभ मंडल में। दूसरा चीज कि मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। अब मौसम परिवर्तन में क्या क्या ध्यान देना है कि देखो यार, बारिश होना, बारिश, आपका यार जो ओला गिरा, पहाड़ों पर जो यार स्नोफॉल हुआ, बर्फ गिरा, जो बर्फ गिरा। और यार बारिश होगा तो बिजली तो कड़केगा ही, बारिश होगा तो बिजली तो कड़केगा ही। तो बिजली का चमकना आपको किस मंडल में हो रहा है? तो क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में क्या जाने कि सब भारी गैस रहेगा क्षोभ मंडल। मौसम का परिवर्तन आपका यार कहां? क्षोभ मंडल। बच्चों बारिश, ओला, बर्फ कहां गिरेगा? क्षोभ मंडल। और आपको जानना है क्षोभ मंडल के बारे में कि बच्चों क्षोभ मंडल का यार ध्रुव से, मान लो यहां ध्रुव है, ध्रुव से ऊंचाई 18 किलोमीटर तक। ध्रुव से चलेंगे तो क्षोभ मंडल कितना दूर तक है? 18 किलोमीटर तक। लेकिन यार विषुवत रेखा से चलेंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपका यार 8 किलोमीटर है। तो सिर्फ क्षोभ मंडल है जिसका यार ध्रुव से फैलाव कुछ और है और विषुवत रेखा से फैलाव कुछ और है। और क्षोभ मंडल के बारे में एक विशेष चीज जानना है बच्चों कि देखो जितना भारी गैस है वो क्षोभ मंडल में है। और गैस का नेचर है, हवा का नेचर है कि हवा यार गर्म होने पर फैलेगा। तो क्या होता है कि क्षोभ मंडल जो है गर्मी में फैल जाता है, गर्मी में फैल जाएगा।
और बच्चों सर्दी में, गर्मी में फैल जाएगा तो सर्दी में क्या होगा बच्चों, सिकुड़ जाएगा। तो क्षोभ मंडल गर्मी में फैल जाएगा और सर्दी में सिकुड़ जाएगा। और क्षोभ मंडल को इसी कारण से हम लोग कहते हैं यार संवहन मंडल, संवहन मंडल। इस सभी चीज को अच्छे से आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल आप सफल होइएगा। और प्यारे बच्चों, अब क्षोभ मंडल का लास्ट चीज आपको दिमाग में रखना है। जब इस क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में जब 165 मीटर आप ऊपर जाते हैं, कितना ऊपर जाते हैं, 165 मीटर। तो क्षोभ मंडल में जब 165 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा। इसे हम कहते हैं यार क्षति दर, क्षति दर। तो चलिए क्षोभ मंडल हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा स्क्रीनशॉट लेगा, और टीचर स्टूडेंट क्या है यार, मतलब जो हम समझाना चाहते हैं अगर आप समझ रहे हैं बस इसको नोट्स बना लीजिए। क्षोभ मंडल के बारे में क्या क्या जाने, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल, मौसम का परिवर्तन, गर्मी में फैलेगा सर्दी में सिकुड़ेगा। और क्या जाने, इसमें जब 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कमेगा, जिसे हम कहते हैं क्षति दर। और क्षोभ मंडल का ऊंचाई ध्रुव से कुछ और विषुवत रेखा से कुछ और होता है। तो चलो बच्चों, पहला मंडल हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं देखिए, क्लास को सीरियसली कर लेगा तो जीरो भी हीरो बनेगा, और जब लेकर चला हूं तो मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तो पहला मंडल आप जान गए बच्चों कि आपका नीचे वाला सबसे पहला मंडल है वो क्षोभ मंडल है। अब क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा नंबर का जो हमारा लेयर है यह है यार समताप मंडल। ध्यान से समझेंगे, समताप, समताप। अब नाम से ही क्लियर है कि समताप मंडल में सभी जगह तापमान समान रहेगा। और समताप मंडल से हमें क्या क्या जानना है, देखो यार, जैसे ही क्षोभ मंडल तुम पार करेगा तो ये जो पट्टी देख रहा है, ध्यान से देखो, ये पट्टी है ना जी, इस पट्टी में बहुत तेज हवा बहती है, बहुत तेज। और ये जो हवा बहती है जिसे हम कहते हैं जेट वायु धारा, जेट वायु धारा। अब काहे इसको जेट वायु धारा बोला जाता है, क्योंकि देखो दूसरा विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का जहाज एक फंस गया। ये जो जेट वायु धारा है वो चलता है बच्चों यार, आपको यार पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जेट वायु धारा कैसे चलता है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब। अब देखिए जेट वायु धारा के बारे में आपको क्या क्या जानना है कि क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर बढ़े और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सी वायु धारा बह रही है, तो जेट वायु धारा। जेट वायु धारा कैसे चलता है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। और इसका पता लगा कब, तो यार दूसरा विश्व युद्ध के समय, दूसरा विश्व युद्ध के समय। दूसरा विश्व युद्ध के समय आपको जेट वायु धारा का पता लगा। चलिए, समताप मंडल में तापमान क्या समान, और तापमान समान है तो देखिए यार, हवाई जहाज के लिए, हवाई जहाज के लिए, जेट विमान के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है, समताप मंडल। और प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि समताप मंडल में ही देखो यार, समताप मंडल में ही आपका एक लेयर है, समताप मंडल के बीच में ही आपका एक और परत है। इस परत को हम लोग कहते हैं ओजोन परत, ओजोन परत। और आप सब जानते हैं
कि ओजोन परत है हमारे धरती का सुरक्षा कवच है, और ये हमें किससे बचाता है? तो पराबैंगनी किरण से, पराबैंगनी किरण से। और बच्चों ओजोन परत में यार छिद्र हो रहा है, और छिद्र होने का कारण है आपका यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या जाने, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, और क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में क्या है? जेट वायुधारा। जेट वायुधारा कैसे चला? पश्चिम से पूरब। कहेगा ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। हवाई जहाज कहां उड़ेगा? जेट विमान उड़ने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन है? तो समताप मंडल। बच्चों एक चीज और जान लीजिए कि जो समताप मंडल है ये आपको यार 50 किलोमीटर तक फैला है, 50 किलोमीटर तक। आते हैं हम लोग यार तीसरा लेयर में, और तीसरा लेयर का जब बात करेंगे बच्चों तो वायुमंडल का देखो यार, पहला परत कौन सा था? क्षोभ मंडल सब बोल रहा है। दूसरा परत यार समताप मंडल, और तीसरा परत समताप मंडल कहां तक है? 50 किलोमीटर तक। और बच्चों जो तीसरा मंडल है इसे हम कहते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। और मध्य मंडल आपको 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। पूछा जाए कि मध्य मंडल कहां है? 50 से 80 किलोमीटर। और मध्य मंडल में क्या क्या चीज याद रखना है? पहला, सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मंडल। पूछ लिया जाए कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा? मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। और जब रात को यार छत पर जाते हो तो तारा टूटते हुए दिखाई पड़ता है, कहता तारा टूट गया, मांग लो अपना विष। बच्चों लेकिन वो तारा नहीं है, वो है उल्का पिंड। और जो आपको नजर आ रहा है उल्का पिंड, वो आपको नजर आता है यार, उल्का पिंड आपको नजर आ रहा है तो किस मंडल में? तो उल्का पिंड आपको जो नजर आ रहा है वो मध्य मंडल में। तो मध्य मंडल से दो चीज याद रखना है, सबसे ठंडा मंडल, उल्का पिंड वाला मंडल। समताप मंडल से यार तीन चीज याद रखना है, जेट वायुधारा, ओजोन परत और हवाई जहाज। और मौसम का परिवर्तन कौन मंडल? तो क्षोभ मंडल। तो प्यारे बच्चों अब देखो, मध्य मंडल के बाद आपका आएगा आयन मंडल। मध्य मंडल के बाद आपका कौन सा मंडल है? तो यह है यार आयन मंडल। भाई कहेगा किस मंडल में आयन है? तो फट से कहना कि यार आयन मंडल है ना जी। क्या क्या इसकी उपयोगिता है? तो बच्चों पहला चीज, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह, मान लीजिए कि जो आर्यभट्ट छोड़ा गया और जो उपग्रह छोड़ा जाता है ना जी, दो तरह का उपग्रह होता है, ध्रुवीय उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन जान जाइए कि ध्रुवीय उपग्रह आपको यार किस मंडल में छोड़ा जाएगा? तो आयन मंडल। दूसरा इसका क्या खासियत है कि ये किसी भी तरंग को पार नहीं होने देगा। कहेगा कौन सा मंडल किसी भी तरंग को पार नहीं होने देगा? किसी भी तरंग को पार नहीं होने देगा, पार नहीं होने देगा। तो बच्चों आपका आयन मंडल किसी भी तरंग को पार नहीं होने देगा। ध्रुवीय उपग्रह आपको यार आयन मंडल में, तो मान लीजिए यार कि ये धरती है ना जी, यहां पर आपका इंडिया है, यहां पर अमेरिका है। अब यार इंडिया में जो मैच चल रहा है वो अमेरिका भी देख ले, तो यार यहां से प्रसारण को हम लोग भेजेंगे कहां? आयन मंडल। और आयन मंडल से पार नहीं होगा, परिवर्तित होकर पहुंच जाएगा कहां? अमेरिका। तो याद रखना है रेडियो टेलीविजन प्रसारण में कौन सा मंडल काम आएगा? आयन मंडल। ध्रुवीय उपग्रह को कहां छोड़ेंगे? आयन मंडल। और प्यारे बच्चों
वायुमंडल का जो सबसे बाहरी मंडल है, इस बार नर्सिंग में आपको पूछा था, ये है आपको यार बाह्य मंडल। बाह्य मंडल तो सबसे बाहरी मंडल और सबसे क्या जी, गर्म मंडल। अब ध्यान देना है, आपको पता होगा कि भारत में अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया, राकेश शर्मा। अब अंतरिक्ष में जाने का मतलब बहुत दूर नहीं जाना, आप एक चीज जानिए कि अपने वायुमंडल में प्यारे बच्चों, अपने वायुमंडल में जब आप यार यहां धरती के सतह से चले ऊपर और 100 किलोमीटर पहुंच गए, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। जैसे 100 किलोमीटर को पार किए, मान लीजिए कि यहां पर कोई चीज फेंके तो नीचे गिर जाएगा, जैसे 100 किलोमीटर को पार करके यहां पर कोई चीज को रख दीजिए, नीचे नहीं गिरेगा, वो धरती का चक्कर लगाएगा। धरती का चक्कर लगाएगा मतलब कि 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंच गए, तो कहां पहुंच गए, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में। और जो अंतरिक्ष में जाने वाला लाइन है, इसे हम कहते हैं नॉर्मन पॉइंट, इसे हम कहते हैं नॉर्मन पॉइंट। तो बच्चों, आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी ट्रेडों को लेकर वायुमंडल मैंने फिनिश कर दिया। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल, और बताओ क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कमेगा। तुम्हारे मन में आ गया 165 मीटर। इसे क्या कहते हैं, क्षति दर। कौन सा मंडल गर्मी में फैल जाएगा, क्षोभ मंडल। जेट वायुधारा समताप मंडल, हवाई जहाज समताप मंडल। कहां तापमान समान है, समताप मंडल। ओजोन परत O3 कहां है, समताप मंडल में। ओजोन परत हमें किससे बचाता है, पराबैंगनी किरण से। और प्यारे बच्चों, ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन यार समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, सबसे ठंडा मंडल, उल्का पिंड। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, ध्रुवीय उपग्रह, रेडियो टेलीविजन प्रसारण, और किसी भी तरंग को आयन मंडल पार होने नहीं देगा। और सबसे बाहरी बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल क्या जी, सबसे गर्म। और बाह्य मंडल में याद रखेंगे कि जो बाह्य मंडल है, इसमें सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन मिलता है, और हाइड्रोजन के बाद यार आपको यार हीलियम मिलता है। तो चलिए कर लेते हैं एक सेट। हमारे वायुमंडल में निम्न में से कौन सा गैस सबसे कम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। सब बच्चा समझ गया कि पहला नाइट्रोजन, पहला आपका यार नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन। तो सबसे कम गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखिए, तेज हो गए हैं आप। क्षोभ मंडल में कितना ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आएगा, यह फटाक से कितना, 165 मीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वायुमंडल के किस मंडल में वायुदाब सबसे अधिक रहेगा। अब थोड़ा सोचो, ये तो बताएं नहीं, लेकिन यह भाई जहां वायु ज्यादा भारी रहेगा वही ना वायुदाब ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यार भारी गैस कहां, किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में। तो वायुदाब सर्वाधिक कहां रहेगा, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, जेट वायुधारा किस दिशा में बहती है। देखो, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। और जो बच्चा क्लास करते आ रहा होगा क्वेश्चन तो चटनी, कहां जी, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के किस मंडल में ध्रुव से ऊंचाई कुछ और विषुवत रेखा से ऊंचाई कुछ और, कौन। अबे तेज हो गए हैं आप, तो आप सभी ने लगाया है सही, बिल्कुल, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, जेट यान और वायुयान के लिए सबसे अच्छा मंडल, बोलना ही नहीं है बच्चा, पहले ही कह दिया कि समताप मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाएगा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ये सब का कोई काम नहीं बच्चा, कौन सा गैस सबसे ज्यादा पाया जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न, उल्का पिंड की घटना वायुमंडल के किस मंडल में घटेगा, कौन मंडल, अरे भैया मध्य मंडल। और सबसे ठंडा मंडल भी कौन, सबसे ठंडा मंडल भी आपका यार मध्य मंडल। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
ध्रुवीय ग्रह को किस मंडल में छोड़ा जाएगा? तो बच्चे ने यार बिल्कुल सही बात बोल दिया, आयन मंडल। रेडियो टेलीविजन प्रसारण में भी कौन मंडल? आयन मंडल। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आर्मी में आज तक जितना भी यार वायुमंडल से पूछा गया है और विभिन्न कंपटीशनों में भी जो पूछा गया है, करीब करीब आप पूरा वायुमंडल को समझ गए हैं। और इस पोर्शन से कैसे भी पूछेगा आप नहीं फंसिएगा। तो आते हैं दूसरे टॉपिक में, और दूसरा टॉपिक हम लोग का रहेगा, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेना है, कितने ऊंचाई पर जाने पर हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे? 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर? तो बच्चा क्या जवाब दे रहा है? बच्चा जवाब दे रहा है भैया कि 100 किलोमीटर। बिल्कुल आप राइट जवाब दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यार दूसरे टॉपिक में, और ये टॉपिक यार जीके का है, और इस पोर्शन से भी आपको पक्का प्रश्न एक रहता है, तो कर लीजिए और एमसीक्यू लगाइए। और क्लास बिल्कुल लाइव और इसी तरह का चाहते हैं तो बच्चों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो जो बच्चे यार पढ़ने वाले जुड़े हो वो अपना कमेंट करके हमें थोड़ा जानकारी दो कि कितने बच्चे एक्चुअल में इससे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का दूसरा टॉपिक है जो जीके से संबंधित है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भैया आजादी के समय से लेकर अभी तक का मतलब कि जितना घटना है, और इस घटना से प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो याद रखेंगे, देखो यार मार्च 1946 में, मार्च 1946 में भारत में आया कैबिनेट मिशन। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन। तो लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो यार 1946। ज्यादा घुसे तो कब? मार्च। तो देखो क्या हुआ, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो ये श्योर हो गया कि अब हमारा देश अंग्रेज से मुक्त होने वाला है, हमारा देश अंग्रेज से अब आजाद होने वाला है। अब हमारा देश आजाद होने वाला है बच्चा, और जब अंग्रेज हम लोग के देश में घुसा था तो यहाँ राजतंत्र था, और अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़ के जा रहा है तो प्रजातंत्र, प्रजा का राज आ गया। और इतना बड़ा देश को चलाने के लिए यार कानून भी चाहिए, और कानून के किताब को ही तो कहते हैं संविधान। तो भैया संविधान बनने का प्रक्रिया चालू हुआ। इसमें संविधान सभा की पहली बैठक आपको हुई 9 दिसंबर 1946। पूछा जाए, और ये बैठक हुआ था यार आपको दिल्ली में। पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भैया गांव का भी कानून बनाना रहेगा तो 10 आदमी को बैठना पड़ेगा, और पूरा देश का कानून बनाना है ना जी। तो इसके लिए बैठक हुई पहला कब? 9 दिसंबर 1946। और बच्चों इस बैठक में अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के ही थे सच्चिदानंद सिन्हा। और कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई। तो प्यारे बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थाई अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन भैया ये 2 ही दिन तक चला, ये जो 9 दिसंबर वाला था वो 2 ही दिन तक, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ, और अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के यार अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए वो सब आपको मालूम है, राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान आपको यार एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, जिसमें यार धारा क्या क्या यार मतलब उसमें संशोधन हुआ वो सब चर्चा रहेगा। आज हम लोग को उस पोर्शन को छोड़ के संविधान के कुछ बेसिक चीज को जानना है और आगे बढ़ना है, वो वाला पोर्शन को हम लोग को करना है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दिल्ली, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और जो सफल होना है बच्चा, तो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं,
बिल्कुल यार तुमको 20 से 30 ऐसा क्लास मिल जाएगा तो 70-80% कवर हो जाएगा। और त्रिशूल संस्थान जानता है कि सिलेबस 20 दिन में कैसे कंप्लीट करना है, 1 महीना में कैसे कंप्लीट करना है, 2 महीना में कैसे कंप्लीट करना है और 15 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। अब देखो यार, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ यार 26 नवंबर 1949 को। लो, बनना चालू हुआ लेकिन बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। सब नोट करेंगे स्टार दे दे के। और इसको बनने में लगा यार 2 वर्ष 11 माह और कितने 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब संविधान तो बन गया यार 26 नवंबर को। और ये जानेंगे कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनाया बच्चों, तो 26 नवंबर को ही हम लोग मनाते हैं यार संविधान दिवस। संविधान दिवस। तो जब आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर। लेकिन हमारा देश गणतंत्र कब हुआ, ये संविधान लागू कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको यार लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, है ना। अब यार बन गया 26 नवंबर को और लागू कर रहे हैं यार उसके 2 महीना बाद 26 दिसंबर को लागू नहीं किए, फिर यार 26 जनवरी को लागू कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि जो 26 जनवरी जो डेट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेट है। और बच्चों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब? 1930 ईस्वी को पहला बार तिरंगा फहराया गया। लाहौर के कहां? रावी नदी के किनारे। लाहौर के रावी नदी के किनारे। तो पूछेगा कि पहला बार तिरंगा कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930। और कहां? लाहौर के रावी नदी के किनारे। और किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा पूर्ण स्वराज। तो एक बात याद रखना है, आज कैसे आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। आजादी से पहले हम लोग यार स्वतंत्रता दिवस मनाते थे 26 जनवरी को। नोट कर लेंगे, आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी को। चलिए अब देखो यार भारत का संविधान। भैया संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और कानूनी सलाहकार BN राव। और संविधान का प्रस्तावना लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान के पितामह भीमराव अंबेडकर। और हमारा संविधान हमको कह रहा है कि आप गणतंत्र हैं। और गणतंत्र का मतलब क्या? कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जनता का नेतृत्व करे। अब जनता का नेतृत्व करे तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो चुनाव नहीं हुआ था, सब नेता लोग मिलकर चुन लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन जब संविधान लागू हो गया, और कौन संविधान? भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और जब संविधान लागू हो गया बच्चा, तो यार चुनाव भी होना है। और पहला जो आम चुनाव हुआ 1951 और 52 के बीच हुआ, है ना जी। पहला आम चुनाव हुआ जो 1951 और 52 के बीच हुआ। अब एक चीज देखो, भारत सोने की चिड़िया थी, आप लोग सब जानते हैं। और अंग्रेज इस सोने की चिड़िया को एकदम बिल्कुल सोख लिया, खत्म कर दिया। तो जब अंग्रेज हमको छोड़ के गया तो हमारी यार आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, सैकड़ों प्रॉब्लम थे यार भारत में। अब एक साथ परिवार में यार सैकड़ों प्रॉब्लम है, सैकड़ों समस्या है,
सब समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन यार कुछ समस्या को सेलेक्ट करके उसका समाधान किया जा सकता है, और इसके लिए चलाया गया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, और ये जानिए कि जो पहला पंचवर्षीय योजना है वो चला यार 1951 से लेके 1956 तक हैं। और जानते ना कि आदमी का 3 चीज जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान। और सबसे पहले यार अंग्रेज छोड़ के गया तो लोग यहाँ भूखे मर रहे थे, तो रोटी की जरूरत थी। और पहला पंचवर्षीय योजना यार केंद्रित किस पर था? तो कृषि पर। बच्चों दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आपका चला वो चला यार कब? 5 साल चलना है तो खुद बताओगे तुम। 56 से कब? 1961 के बीच, 1956 से 1961 के बीच। और इसमें ध्यान दिया गया उद्योग पर। अब रोटी मिल गया तो चाहिए कुछ नौकरी, उद्योग, रोजगार। लेकिन प्यारे बच्चों तीसरा पंचवर्षीय योजना कब चला? तो तुम तो बोल ही रहा है कि तीसरा पंचवर्षीय योजना यार 1961 तक तो दूसरा चला था, तो 61 से कितना भाई? तो 1966, 61 से 1966। तो बच्चों ये सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है, सबसे असफल। देखो जो जो पंचवर्षीय योजना आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी का मैं डिस्कस कर रहा हूं। इतना पूछा हुआ है, इतना आपको नोट्स में चाहिए। तो पूछा जाए कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन? तो कहेंगे यार तीसरा। और पंचवर्षीय योजना टोटल चला कितना? तो 12 चला है ना जी। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है क्योंकि उसके जगह पर आ गया है नीति आयोग। लेकिन ये जो 12वां पंचवर्षीय योजना है 2012 से चालू हुआ और 2017 में समाप्त हुआ। तो पूछा जाए कि अंतिम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष चला? तो 2012। समाप्त कब हुआ? 2017। और भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना चले? तो 12। लेकिन सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन बच्चा? तो तीसरा 1961 से 1966 वाला। तो कुछ तो कारण रहा होगा बच्चों कि जिसके कारण ये असफल पंचवर्षीय योजना है। तो क्या कारण है? देखो कारण क्या है कि 1962 ईस्वी में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। भारत पर किसने आक्रमण किया? भारत देखो किसी पर आक्रमण नहीं करता, जब कोई आक्रमण करता है उसका जवाब देता है ना जी। लेकिन भारत पर चीन ने आक्रमण किया 1962 में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों भारत पर चीन ने आक्रमण किया कब? 1962। और हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 15 अगस्त 1947 को आप खुद सोचिए आज के डेट में भारत का दो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तो पहला दुश्मन तो तुम कहोगे कि यार पाकिस्तान, इसीलिए तो हम जा रहे हैं फौज में कि पाकिस्तानी को छक्के छुड़ा देना है। तो पहला दुश्मन हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई समझौता नहीं मानता है ना जी। लेकिन यार दूसरा दुश्मन हमारा कौन है भाई? तो चीन। तो भारत ने सोचा कि एक दुश्मन तो और ज्यादा पड़ोस में दुश्मन रखना ठीक बात नहीं है। भारत ने सोचा यार कि पाकिस्तान तो दुश्मन है, समझौता मानेगा नहीं, तो चलो यार चीन से दोस्ती करते हैं। और चीन से दोस्ती किया गया और चीन से समझौता साइन किया गया 1954 में, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। प्यारे बच्चों पंचशील समझौता कब? 1954। और देश कौन सा? भारत और चीन। और इसमें नारा लगाया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन यार यही भाई आगे जाके बन गया कसाई। तो हिंदी चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील समझौता 1954, भारत और चीन। तो हमने तो समझौता कर लिया था चीन के साथ कि भाई ना आप हम पर नजर रखिए,
ना हम आप पर नजर रखेंगे, दोनों अपने अपने देश का विकास करेंगे। लेकिन यार आखिर चीन ने हम पर आक्रमण क्यों किया? तो देखो बात कुछ ऐसा हो गया दोस्त कि देखो यार, मान लो कि यार हमारा देश भारत है, यहां पर एक देश है यार बच्चों, यहां पर एक देश है जिसका नाम है यार तिब्बत है। क्या नाम है? तिब्बत। और प्यारे बच्चों, इस टाइप से, इस साइड से जो आपका देश है, ये इधर वाला क्या है? चीन। अब इधर भारत है, नीचे इधर तिब्बत है, ऊपर से कौन है? चीन। अब चीन जबरदस्ती तिब्बत में हिल रहा है, जबरदस्ती तिब्बत को कह रहा है कि भाई आज लाइए आपका रोड बना देता हूं, आपका यार डेवलपमेंट कर देता हूं। तिब्बत कह रहा है कि भाई हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मान लो कि तुम्हारा कोई खेत है और उसमें जाए कोई और कहे कि आइए इसमें बाउंड्री मार के मतलब मकान बना देते हैं, मतलब क्या कि नीयत खराब है। तो चीन तिब्बत पर प्रभाव डाल रहा है, जबरदस्ती तिब्बत को मतलब कि कब्जा करना चाह रहा है। अब भारत डर रहा है कि भाई समझौता किए हैं लेकिन है ही खतरनाक। अब तिब्बत पर कब्जा रहेगा तो डायरेक्ट यहां से रोड बनाएगा और सारा टैंक तोप ले आएगा हमारे बाउंड्री पर। तो भारत तो इससे खुश नहीं रहेगा और तिब्बत भी चीन के हाथों में नहीं जाना चाह रहा है। तो तिब्बत के जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा। और दलाई लामा यार तिब्बत के लोगों को मनोबल बढ़ाए हुए थे कि चीन के हाथ में जाना नहीं है। और चीन सातिर, निर्दयी, चीन कह रहा है, सोच रहा है दिमाग में कि अगर दलाई लामा का विकेट गिरा दें तो फिर तिब्बत में कोई आवाज उठाने वाला रहेगा ही नहीं। अब देखो हुआ क्या? हुआ ये कि अब दलाई लामा के जान का खतरा हो गया। दलाई लामा के बहुत समर्थक मतलब कि मरने लगे। तो दलाई लामा जाएं तो कहां जाएं? इधर तो चीन है, तो कहां आएंगे? भारत। भारत के बाउंड्री पर दलाई लामा आके और भारत से कहें कि यार हमको शरण दे दीजिए। और जानते हो कि भारत कभी भी मदद करने से मुकरता नहीं है। तो भारत ने यार 1959 ईस्वी में दलाई लामा को अपने देश में एंट्री दे दिया। कब दिया? 1959। और दलाई लामा जब भारत में आए तो कौन दुखी होगा? चीन। कौन आंख तरेगा इससे करके? चीन के दिमाग में आया कि भारत गड़बड़ कर रहा है। अब भारत देख रहा है कि तू गड़बड़ कर रहा है भाई, दूसरे के मतलब की प्रॉपर्टी में तुम्हारा मतलब इंटरफेयर, और तुम मेरा दुश्मन है, भले ही समझौता कर ले। तुम्हारा इरादा है कि नहीं हम इसके बाउंड्री तक, भारत के बाउंड्री तक पहुंचे और भारत को हमेशा डराते रहें। तो दलाई लामा को जब भारत ने शरण दे दिया तो चीन ने बच्चों 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। समझ गए बात को? दलाई लामा से देखिए 2017 में प्रश्न पूछा था कि दलाई लामा का मूल देश कौन है? तो तिब्बत। तिब्बत की राजधानी कहां? लहासा। और प्यारे बच्चों जानना है आपको कि 62 में यार चीन आक्रमण किया और अप्रैल 1964 में, जान लो अप्रैल 1964 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू की मृत्यु हो गई। तो याद रखना, पंचशील समझौता, कौन भारत प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछे कि भारत पर चीन ने आक्रमण किया तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1964। और प्यारे बच्चों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने यार लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर आपको यार शास्त्री। अब बेचारे यार धोती कुर्ता पहनने वाले शांति आदमी थे, शांति पुरुष है, इनको कह रहे हैं हम शांति पुरुष। और भारत के गद्दी पर जब कोई शांति पुरुष बैठेगा तो किसके मन में अशांति आएगा? पाकिस्तान। कहा कि ओ जवाहरलाल नेहरू तो थोड़ा टाइट थे, अभी सीधा आदमी बैठा हुआ है, तो चीन तो मार ले है ही है भारत को, चीन तो आक्रमण किया ही है, तो साथ साथ में यार हम भी आक्रमण कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों 1965 में
भारत पर आक्रमण किया कौन? पाकिस्तान। अब आप अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण किया तो प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कैसे पुरुष? तो शांति पुरुष। लेकिन पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो लाल बहादुर शास्त्री अपने पूरे ताव में आए और कहें यार जय जवान जय किसान। और जवान लोग भी यार मदद किया और किसान लोग भी यार उस समय हम अपने शौक से देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हुआ और पाकिस्तान को हराया। और जब पाकिस्तान हार गया तो दोनों देश के बीच 1966 में ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता। और कल देखिए, कल ही हम लोग कर रहे थे कि ताशकंद समझौता में भारत से आपको कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान से कौन गए थे? अयूब खां। अयूब खां। पाकिस्तान से जाने वाले कौन थे? अयूब खां। लेकिन ताशकंद समझौता देखो यार इंपॉर्टेंट है कि ताशकंद समझौता जब लाल बहादुर शास्त्री करने गए तो 1966 में इनका यार मृत्यु हो गया। तो कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस समझौता के दौरान हुआ? तो फट से बोलिएगा ताशकंद समझौता। शांति पुरुष कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान ने आक्रमण पहली बार किया 1965 और चीन ने भारत पर किया 1962। और प्यारे बच्चों, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो इनका समाधि बनाया गया यार विजय घाट। विजय घाट। अब भारत का यार तीसरा प्रधानमंत्री, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और भारत देश के यार तीसरे प्रधानमंत्री हैं आपको इंदिरा गांधी। और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री आपको यार इंदिरा गांधी। अब जाने इंदिरा गांधी जब शासन में आई तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुआ। पहला चीज आइए 1969 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर और हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। 1969 ईस्वी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए देश के लिए बड़ा फायदा कदम था। पहले बैंक प्राइवेट था तो इंसान क्या करता था कि अपना पैसा घर में घड़ा में रख दिया और जमीन में गड़ दिया, क्योंकि प्राइवेट बैंक कखनी अपना बढ़िया बिस्तर समेट के भाग जाएगा कोई पता नहीं है। लेकिन यार 14 बैंक को सरकारी किया गया 1969 में। तो लोग जो घर में पैसा रख रहे थे वो बैंक में रखने लगे और बैंक में जब पैसा रहने लगा तो देश का यार उस पैसा से प्रगति होने लगा। तो 1969 में पहला चीज जानिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा चीज देखो यार इसरो 1969 ईस्वी में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो जिसका मुख्यालय है बेंगलोर, कब बना? 1969। 1969 से तीसरा चीज भी, ये भी आदमी पूछ ले है, नोट डाउन करो सही से। 1969 ईस्वी में बच्चों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, जान रहे हो ना? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको यार डेवलप कब हुआ? 1969। और 1969 से एक चौथा चीज भी दिमाग में लॉक करके रखो। क्या लॉक करना है? मनुष्य द्वारा चांद पर विजय प्राप्त किया गया 1969। अभी तो तुम सब जान रहा है कि भाई चांद पर पहला जाने वाला कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जिस बच्चे को सफल होना होगा वो नोट्स बनाएगा ही बनाएगा, सीरियस रहेगा ही रहेगा, कमेंट करेगा ही करेगा। तो 1969 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचे, चांद पर कदम रखें। और ये कहां के थे? अमेरिका का। और देखिए 2019 में आपको यार इसी नील आर्मस्ट्रॉन्ग से क्वेश्चन पूछा होता कि किस जहाज से गए? भाई चांद पर गए हो तो कोई विमान से तो गए होंगे ना, किस विमान से गए? तो इसको नोट करेंगे, अपोलो
11। तो 1969 जब आएगा दिमाग में तो क्या क्या चीज आएगा? पहला चीज 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा चीज इसरो का गठन, तीसरा चीज तारापुर ऊर्जा केंद्र बना, और चौथा कि नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का नागरिक अपोलो 11 से 1969 ईस्वी में चांद पर पहुंचा। और प्यारे बच्चों, जब भारत को आजादी मिला था तो मान लो यार कि ये भारत यहां पर है, इधर पाकिस्तान है और इधर भी पाकिस्तान। आज जो बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान ही था, आज जो बांग्लादेश है वो किसके हिस्सा में मिला था? पाकिस्तान। अब एक चीज देखो, भारत इस बंटवारा से खुश रहेगा? इधर भी दुश्मन, इधर भी दुश्मन, इधर भी पाकिस्तानी, इधर भी पाकिस्तानी, बीच में हम, है ना? लेकिन भाई इंटरनेशनल चीज था, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान खुद ही फंस गया। देखो इस साइड वाला पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान के खिलाड़ी को देखो, तुम खिलाड़ी को देखोगे तो समझोगे। जो तुम्हारा यार शाहिद अफरीदी है ना जी, जो भी इमरान खान, पाकिस्तान के लोगों को देखो तो लंबा चौड़ा गोरा जाट जैसा। और बांग्लादेश के खिलाड़ी को देखो तो कैसा, हम लोग बिहारी जैसन, और हम लोग से भी नाटा। तो ये वाला पाकिस्तान जो था ना, ये वाला पाकिस्तान के वैल्यू ही नहीं देवे, कहे कि नहीं तुम लोग हमारे क्वालिटी के आदमी नहीं हो, है ना बच्चों? लेकिन कितना दिन, है ना, बकरे की अम्मा कितना दिन खैर मनाएगी? यहां भी कोई आदमी यार पैदा हो गया, भयंकर आदमी, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। याद रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान, जिसे हम कहते हैं बंग बंधु। बंग बंधु। तो प्यारे बच्चों, बंग बंधु कौन? शेख मुजीबुर रहमान। अब देखो यार, चुनाव जब होगा तो इधर वाला भी वोट देगा, इधर वाला भी वोट देगा। इधर से 10 कैंडिडेट, इधर से खाली अकेला एक कैंडिडेट। तो सबसे ज्यादा सीट कौन गलती से ले आया? शेख मुजीबुर रहमान। अब पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है भाई, आप ज्यादा वोट लाए हैं, लेकिन आप नाटे हैं, काले हैं, हम लोग जैसे आप पर्सनालिटी वाला नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो बोलो भाई, जो इसके समर्थक रहेंगे, मान लो कि तोर नेता जीत गया और शपथ ग्रहण खाली इस कारण नहीं ले सका क्योंकि भाई काला था, नाटा था और उसको हम वैल्यू नहीं दे रहे थे, तो जनता मानेगा, जनता विद्रोह करेगा। और पाकिस्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए कत्लेआम करने लगा बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब लोगों का कत्लेआम होने लगा तो बांग्लादेश ने मदद मांगा किससे? भारत से। किससे? भारत से। और भारत ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश को क्या किया? बांग्लादेश को आजाद करवाया। और कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि 1971 में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो भैया मानेक शाह। याद रखेंगे, मानेक शाह। आज तक के भारत के सबसे तगड़े जनरल मानेक शाह, है ना जी। और इनको पहला, भारत में अब तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल बने हैं, याद रखेंगे। पहला दो फील्ड मार्शल बने हैं। फील्ड मार्शल कितने बने हैं? तो 2 फील्ड मार्शल। और पहला कौन फील्ड मार्शल? मानेक शाह। और दूसरा फील्ड मार्शल की उपाधि में मिला जनरल करियप्पा। तो दूसरा फील्ड मार्शल की उपाधि कौन मिला? जनरल करियप्पा। देखो जनरल करियप्पा सीनियर हैं, लेकिन यार इनको रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। लेकिन पहला फील्ड मार्शल कौन बने? मानेक शाह। 71 में भारत के जनरल कौन? मानेक शाह। और प्यारे बच्चों, 65 में जब पाकिस्तान आक्रमण किया था तो याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, 1965 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। तो भाई बांग्लादेश को तो हम लोग ने 1971 में आजाद करवा दिया।
आजाद इतना सिंपल से हुआ नहीं, लड़ाई हुआ, और इस लड़ाई के बाद आपको यार समझौता हुआ। इस लड़ाई के बाद समझौता हुआ 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, और 1972 ईस्वी में आपको जो समझौता हुआ वो शिमला समझौता, शिमला समझौता। हमेशा आपको जो पोर्शन करवा रहा हूं वहां से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो शिमला समझौता 1972। भारत से कौन? इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान से यार, भारत से यार इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो पूछेगा कि शिमला समझौता में पाकिस्तान से पार्ट लिया जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या क्या समझें? कैबिनेट मिशन आया 1946, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, पहला बार तिरंगा फहराए 26 जनवरी 1930, पहला आम चुनाव 1951 से 52, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरा, क्योंकि 62 में चीन से लड़े, 65 में पाकिस्तान से लड़े, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। लेकिन बच्चों अब देखो यार, खबर उड़ने लगा कि पाकिस्तान बना रहा है परमाणु बम। अगर पाकिस्तान परमाणु बम बना ले और भारत ना बना पाए तो चैन से रह देगा हम लोग को। तो भारत को परमाणु बम का परीक्षण पाकिस्तान से पहले करना था, और भारत ने एक काम किया यार 1974 ईस्वी में, प्रथम परमाणु परीक्षण। हम सब आप लोग जान रहे हैं कहां भाई? तो पोखरण। और बच्चों इस परमाणु परीक्षण में इस बम को कोड दिया गया था स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा। तो पूछा जाएगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कहां हुआ? पोखरण। और आप सब जान रहे हैं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया यार 1975 ईस्वी में। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आपको कब छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहां से क्या जानना है कि 1991 ईस्वी में कब? अब यहां से क्या जानना है कि 1991 ईस्वी में इराक ने कुवैत पर हमला किया। यह आपको मार्च 2021 का प्रश्न है। इराक ने कुवैत पर हमला किया। और आपको याद रखना है कि 1998 में हमारा यह दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, यह भी पोखरण में हुआ, और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। बच्चों देखो भाई, भारत में परमाणु के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु के जनक कौन हैं? होमी जहांगीर भाभा। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको बना यार 1954। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1954। और कहां बना? तो ट्राम्बे। कई बार पूछा है ट्राम्बे। और ट्राम्बे कहां है? तो महाराष्ट्र। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, महाराष्ट्र। उसी तरीके से आज सेना के लिए भाई तरह तरह का हथियार कौन बनाता है? DRDO। और DRDO का मुख्यालय आपको यार दिल्ली है, दिल्ली है। और प्यारे बच्चों ये बना 1958। तो अभी जो हम लोग ने पोर्शन किया, इस पोर्शन से 99% चांस है कि आपको एक प्रश्न रहेगा। और आइए इस पर हम लोग कुछ MCQ करते हैं। और आप अगर ऐसा क्लास पूरे
सिलेबस का बिल्कुल एकदम पार्ट बाय पार्ट, हमें मालूम है कितना पार्ट से एक प्रश्न, ये पार्ट से कौन प्रश्न पूछेगा, ये पार्ट से कौन प्रश्न पूछेगा, तो पार्ट बाय पार्ट अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यार मोटिवेटेड हो के हम लोग क्लास ले सके। तो कर लीजिए एमसीक्यू। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मुझे कुछ नहीं कहना है, ये तो आप खुद कहिएगा। मार्च 1946, मार्च 1946। चलिए दूसरा प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कब हुई? अब आपका जवाब आपके पास है और पक्का जवाब है 9 दिसंबर 1946, और अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? राजेंद्र प्रसाद, और संविधान के कानूनी सलाहकार BN राव। और संविधान आपको हम अलग से पढ़ाएंगे, जिसमें अनुच्छेद, जिसमें संशोधन और बहुत सारे चीज रहेंगे। भारतीय संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? अब बचवा मानेगा, सीधे कहेगा BN राय। और प्रस्तावना, प्रस्तावना कौन लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला आम चुनाव, मेरा कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं मानेगा, कहेगा 51-52। टॉपिक वाइज पढ़ने का यही फायदा है कि उस पोर्शन से यार जो करवा रहे हैं उसे फाजिल नहीं पूछा है, और इतना बेस जब मजबूत करके रखिएगा तो शाम वाला क्लास खटाखट पार होंगे, और दोपहर वाला क्लास में यार 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? भाई बच्चा कह रहा है 26 नवंबर 1949, सही कह रहे हो। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो सब बच्चा जानता है 1954 में पंचशील, 66 में ताशकंद और 72 में शिमला समझौता। और भारत से कौन रहे बच्चा? इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो। चलिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है वो कब बना? 1954। और भैया DRDO 1958, और भैया 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969। इसरो का गठन 1969। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर बना 1969, और इंसान चांद पर भी पहली बार गया 1969, और वो इंसान था नील आर्मस्ट्रांग, और वो जहाज था अपोलो 11। 1974 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड क्या था? अरे बच्चा फट से कह रहा है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में जो दूसरा हुआ उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और कारगिल में जो हम लोग यार 26 जुलाई को जो कारगिल दिवस मनाते हैं, तो कारगिल में जो हम लोग जीते हैं वो था ऑपरेशन विजय। और प्यारे बच्चों, बढ़ जाते हैं आगे। इराक ने कुवैत पर कब हमला किया? तो भैया 1991। कैसा लगा आप लोग को क्लास? प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस तरह के क्लास चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए पूरा सिलेबस, चाहे केमिस्ट्री का कितना भी हार्ड चीज क्यों ना हो, चाहे फिजिक्स का कितना हार्ड चीज क्यों ना हो, मैथ चाहे कैसा भी आपका रहे, बिल्कुल यार मक्खन की तरह आपको समझाया जाएगा। और अगर आप इससे सफल होना चाहते हैं तो इसका जरूर नोट्स बनाइएगा, ये आपका यार हमेशा काम देगा। तो आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।